टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम एनसीआर का एएन एलजीएस का पार्ट 2 जो पेपर है वो आज हम लेकर आए हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 26 टू 50। आज हम उसको देखें। दोस्तों सबसे पहले लास्ट जो पार्ट 1 में एक क्वेश्चन था जो है मुझसे गलती से जो है मैंने करेक्ट आंसर उसमें स्पेल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें जो क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ फिश प्लेट बोल्ट होल्स, डायमीटर ऑफ फिश प्लेट बोल्ट होल्स इन 52 kg रेल इज। फिश प्लेट बोल्ट होल्स था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फिश प्लेट के होल्स की बात देख लिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, बोल्ट का डायमीटर तो 25 mm होता है, लेकिन इसका जो आंसर है 26.5 टू बी प्रिसाइज होता है। लेकिन अगर आंसर को देखा जाए तो सबसे करीबी 27 mm इसका आंसर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है। हम जो है इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 27 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। एज पर बलास स्पेसिफिकेशन, बलास स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रैक बलास कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है। मैं सीधे आपको रेफरेंस पर लेके जाता हूं। रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये आपको दोस्तों IRPWM में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो है IRS GE1 जून 2016 जो स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रैक बलास्ट के लिए जो इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन है उसमें जाना पड़ेगा। इसमें अगर आप जाएंगे तो स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक बलास्ट में 2.2.3 जो है, 2.2 जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता है। उसके अंदर जो सब हेड है 2.2.3, इसके अंदर आप देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में बात हुई है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट एज पर IS 2386 पार्ट 3 1963 फॉलोइंग द प्रोसीजर सो एंड सो शुड नॉट बी मोर देन 1%। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए शुड नॉट बी मोर देन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। 27, SWR on PSC sleeper shall not be laid on curves sharper than। इसके लिए IRPWM जून 2020 में पैरा 318 यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कंडीशन ऑफ लेइंग में, SWR on PSC sleeper shall not be laid on curve sharper than 440 meters। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 28, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ट्रैक फाउंडेशन। ट्रैक फाउंडेशन में क्या चीज नहीं आती? तो दोस्तों ये इसके लिए भी आपको जो है मैनुअल में कहीं नहीं मिलने वाली है ये फॉर्मेशन के बारे में जानकारी। इसके लिए RDSO 2020 GE IRS 004 इसमें जो है स्टार्टिंग में ही टर्मिनोलॉजीज करके हैं। तो उसके अंदर आप अगर देखेंगे यहाँ पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। तो ट्रैक फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी में, इट कॉन्स्टिट्यूट्स बलास्ट। एक एक चीज हम देखते जाएंगे। इट कॉन्स्टिट्यूट्स बलास्ट, ब्लैंकेट, प्रिपेयर्ड, सबग्रेड और सबग्रेड। तो यहाँ पे आप देखें बलास्ट भी है, ब्लैंकेट भी है, सबग्रेड भी है। और यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको जरा देखिए। व्हाट डज नॉट नहीं है कॉन्स्टिट्यूट करता। तो इसका आंसर दोस्तों है बोरोपिट। बोरोपिट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रैक फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की डिजायरेबल लेंथ शाल बी क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है L इक्वल्स 0.008 CA इंटू VM, 0.008 CD इंटू VM, 0.72 CA, मैक्सिमम ऑफ ओवर 3। तो ये IRPWM जून 2020 के पैरा 405 में इसके बारे में मेंशन है। क्या लिखा है? द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन शाल बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री वैल्यूज, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री वैल्यूज। तो पहला वैल्यू है 0.08, इसको मैच करेंगे 0.008 CA इंटू VM, perfect, 0.008 CD into VM, this is also there, 0.72 into CA, ये भी है। लास्ट में यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग थ्री। तो मैक्सिमम ऑफ अबव थ्री वैल्यूज यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सैंक्शन स्पीड ऑफ ग्रुप ए रूट इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, शायद सभी लोग इसका बारे में आंसर जानते हैं। इट इज नथिंग बट डी। आपको रेफरेंस चाहिए तो IRPWM के पैरा 201 में ये पहला ही पॉइंट है, ग्रुप ए स्पीड अप टू 160 kmph।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम परमिसिबल ओवरहैंग इन 13 मीटर 90 यूटीएस रेल इज। जब हम लोग रेल का जो है लोडिंग अनलोडिंग करते हैं तो उसको हमको स्लिंग से उठाना पड़ता है, तो इसे जो है कितना ओवरहैंग, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। समझिए ये मेरी रेल है 13 मीटर की। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब इसको हम उठाएंगे तो स्लिंगिंग की बात हो रही है, सॉरी स्लिंगिंग के बात हो रही है। तो ये जब हम इसकी स्लिंगिंग करेंगे, ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है ये कितना होना चाहिए? दिस ओवरहैंग शुड नॉट बी मोर देन व्हाट, ऑप्शन इज गिवन। इसके लिए दोस्तों आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा, ये जो है गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग एंड स्टैकिंग ऑफ रेल्स CT35, इसके अंदर आपको मिलने वाला है, जिसमें स्टैकिंग एंड हैंडलिंग ऑफ रेल के बारे में जिक्र किया गया है। उसके अंदर 2.1.2 जो हैंडलिंग ऑफ रेल्स के बारे में बताता है, उसमें टेबल देखे। अब हमारे क्वेश्चन में जो दिया है वैल्यू 13 मीटर 90 यूटीएस रेल की बात हो रही है, तो ये पूरा हैंडलिंग 90 यूटीएस रेल के बारे में ही है। तो हमारा रेल सेक्शन अगर यहाँ देखेंगे तो 12 to 13 के बीच में आप यह देखें 3 to 3.25 रेंज दिया है। 12 मीटर के लिए 3 मीटर, 13 मीटर के लिए 3.25, तो हमारा 13 मीटर है, तो आंसर इसके लिए 3.25 इज द करेक्ट आंसर। ओवरहैंग की बात हो रही है तो 3.25 से ज्यादा ओवरहैंग नहीं होना है। तो सिंपल है, अगर 13 मीटर की रेल है तो इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों तरफ ओवरहैंग हमारे जो होंगे इट विल बी नथिंग बट 3.25। ये देखिए ये 3.25, यहाँ पर भी 3.25, और ये जो बीच का हिस्सा है ये 6.5, तो टोटल 13 मीटर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, परसेंटेज पासिंग थ्रू और रिटेन ऑन सीव शैल बी डिटरमाइंड बाय। हम सीव एनालिसिस करते हैं हमारे बलास्ट का, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कैसा करेंगे इसको। परसेंटेज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर सीव शैल बी डिटरमाइंड बाय वेट, बाय वॉल्यूम, बाय एरिया, बाय वेट एंड वॉल्यूम, चार ऑप्शन दिए। तो क्या कहता है हमारा बलास्ट का स्पेसिफिकेशन? अगेन IRS GE 1 जून 2016 में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैनुअल में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर इसको आप गौर से पढ़ेंगे, इसके अंदर 2.3.4 के अंदर मेंशन किया हुआ है क्या, ये वाला पॉइंट आप देखिए, इसके अंदर 2.3.4.3 ये वाला पॉइंट आप पढ़ें, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि the percentage passing through or retain on the sieve shall be determined by weight। यही हमें चाहिए था, कैसा? by weight। weighing equipment you shall not have least count more than 100 ग्राम। यहाँ पे ये भी कह दिया है कि भाई जो आप weighing equipment यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट 100 ग्राम से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि लीस्ट काउंट एटलीस्ट 100 ग्राम होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और बाय वेट करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसी साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग a gang renewed 8 rails and 150 sleepers। एक कोई गैंग है हमारी यूनिट, वो क्या कर रही है, उन्होंने कोर्स ऑफ वर्किंग में कितने 8 रेलें और 150 स्लीपर बदली की है। Unserviceable rails, sleeper and fastenings are replaced by identical sections of serviceable and nearly the same vintage track। कैसे थी ये रेल और स्लीपर? ये स्लीपर जो बदली की है, अनसर्विसेबल को निकाल के हमने क्या किया है, सर्विसेबल या फिर नियरली द सेम विंटेज ट्रैक कंपोनेंट यूज किया है। एक साल के अंदर ये डेटा दिया किसी एक गैंग का। तो अब यहाँ ये पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का रिन्यूअल होगा, क्या ये कैजुअल रिन्यूअल होगा, क्या ये स्कैटर्ड रिन्यूअल होगा, क्या ये स्पॉट रिन्यूअल होगा, या नन ऑफ द अबव। तो क्या कहता है हमारा मैनुअल इसके बारे में? तो दोस्तों अगर हम रिन्यूअल के चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 7, तो IRPWM के पैरा 701 का पॉइंट नंबर 3 and 4 ये दोनों आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 जो है स्कैटर्ड रिन्यूअल के बारे में बात करता है, पॉइंट नंबर 4 कैजुअल रिन्यूअल के बारे में बात करता है। दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्कैटर्ड रिन्यूअल वर्सेस कैजुअल रिन्यूअल के बारे में मैंने अपनी वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो स्कैटर्ड रिन्यूअल में क्या कहा जाता है? स्कैटर्ड रिन्यूअल में अनसर्विसेबल रेल स्लीपर को निकाल के क्या करते हैं, दे आर रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल सेक्शंस ऑफ सर्विसेबल एंड नियरली द सेम विंटेज ट्रैक। तो यहाँ पर भी सेम है, सर्विसेबल नियरली सेम विंटेज ट्रैक, और these are carried out in isolated location and not more than 10 rails and 250 sleepers in a gang bit in a year। तो यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए स्कैटर्ड रिन्यूअल में।
तो गैंग क्या जो है रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट है। तो आप यहाँ देखिए कि हमारा जो है ऑप्शन में देखें 10 से कम रेल यूज हुए या 8 हुई है, 250 स्लीपर तक परमिटेड एक साल में, 150 स्लीपर बदली की गई है। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है स्कैटर्ड रिन्यूअल। कैजुअल रिन्यूअल की अगर हम बात करेंगे तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन, और यहाँ पर नया ट्रैक कंपोनेंट भी यूज करते हैं। स्कैटर्ड रिन्यूअल नया ट्रैक कंपोनेंट हम यूज नहीं करते हैं, कैजुअल रिन्यूअल में हम लोग सर्विसेबल मटेरियल भी यूज करते हैं, नया भी यूज करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, टीबीआर व्हाट इज इट? टीबीआर इसका फुल फॉर्म क्या है? टीबीआर स्टैंड फॉर, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मैनुअल क्या कहता है? पैरा 701 में अगेन हम लोग अगर जाएंगे तो इसमें 701 में एन, थ्रू बलास रिन्यूअल एब्रीविएटेड एज टीबीआर, हम उसका फुल फॉर्म देख रहे हैं ऑपोजिट। तो टीबीआर मतलब थ्रू बलास रिन्यूअल, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इंसिडेंसेस ऑफ रेल फ्रैक्चर फ्लॉ फॉर रेल रिन्यूअल क्राइटेरिया क्या है? रेल फ्रैक्चर की क्राइटेरिया पे जब हम लोग रिन्यूअल करते हैं तो उसके क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, फायर विड्रॉल ऑफ रेल पर 10 किलोमीटर इन अ ईयर ड्यू टू फ्रैक्चर और यूएसएफडी, ये ऑप्शन दिया है। दूसरा एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन 30 डिफेक्टिव वेल्ड पर ट्रैक किलोमीटर, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा डी। तो ये मैनुअल के हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंसिडेंसेस और रेल फ्रैक्चर का हेडिंग जो है हमारा रेल रिप्लेसमेंट में, इसके अंदर पहले ही दे दिया है कि स्पेट ऑफ रेल फ्रैक्चर ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन हैविंग 5 विड्रॉल ऑफ रेल्स पर 10 किलोमीटर इन अ ईयर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्यू टू फ्रैक्चर और रेल फ्लॉस डिटेक्टेड अल्ट्रासोनिकली, यानी कि आईएमआर। चलो ये बिल्कुल परफेक्ट, ये तो हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें और लास्ट में आप यहाँ पर देखेंगे, through rail renewal is also allowed in locations of track where more than 30 defective welds per track kilometer are existing, यानी कि जहां पर 30 से ज्यादा डिफेक्टिव वेल्ड या पर ट्रैक किलोमीटर है, वो भी जो है इंसिडेंसेस और रेल फ्रैक्चर के नाम पे वो पैच का भी रिन्यूअल हम कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों ही सही है। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसके बारे में भी मैंने दोस्तों जो है थ्रू रेल रिन्यूअल कब करेंगे हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाया, आप जो है लिंक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एसआर इज फ्रेम्ड बाय, दोस्तों यहाँ पे इसको समझना है हमको, ऑप्शन देख के पीसीओएम, पीसीएसटी, पीसीडब्ल्यू। जो ये एसआर जो है हमारा स्पीड रेस्ट्रिक्शन का एसआर नहीं है, ये स्टैट्यूटरी रूल्स के बारे में, जीएनएसआर हम बोलते हैं ना, जनरल रूल्स एंड स्टैट्यूटरी रूल्स। तो ये जो जोनल रेलवेज का एसआर होता है, जीआर जो होता है हमारे रेलवे बोर्ड द्वारा फ्रेम किया जाता है, एसआर जो है हमारा जो है पर्टिकुलर जोन जो है वो फ्रेम करता है। अब ये जोन में कौन फ्रेम करता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप देखिए, मैं आपको रेफरेंस के लिए जीएनएसआर 2020 सेंट्रल रेलवे का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, आप अपने किसी भी जोन का यूज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एसआर 1.025.1, इसमें आप देखेंगे ऑथोराइज ऑफिसर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर इज एम्पावर्ड बाय स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय जीएम, यानी जीएम एम्पावर करता है पीसीओएम को, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ, जो भी इसके अंदर टू इशू और ऑल्टर सब्सिडरी रूल्स, इनको बदली करने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 36 का ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 37. A fixed signal is said to be at on when it displays. फिक्स सिग्नल की यहाँ पे बात हो रही थी, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 जीएनएसआर का, अगेन मैंने यहाँ पे जीआर 3.37 का पॉइंट नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में बात होती है, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, fixed signals except automatic shall always show their most restrictive aspect. ऑन पोजीशन में क्या करना है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट को दर्शाना है। तो पॉइंट नंबर सी, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नेम अ सिग्नल which can be passed cautiously without any form at on position। तो दोस्तों इसका भी जो है मैंने आंसर जीएनएसआर से ही लिया है, जीएनएसआर 2020 का जीआर 3.7.3। तो 3.7.3 यहाँ पे बात हो रही है ऑन पोजीशन में सिग्नलों की। तो आप मैंने यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ
करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये है गेट सिग्नल है। कैसे है ये रेफरेंस आप देख लें अभी यहाँ पे। When a loco pilot finds a gate stop signal at on, he shall sound the prescribed code of whistle and bring his train to stop in rear of the signal. पहला point. दूसरा, if the gate stop signal is provided in G marker, the loco pilot shall wait at the signal for 1 minute by day. जी मार्कर अगर वहां पर है तो लोको पायलट क्या करेगा, दिन में 1 मिनट और रात के समय 2 मिनट के लिए रुकेगा। एंड इफ द सिग्नल इज नॉट टेकन ऑफ, अभी भी ऑन पोजीशन में है, विद इन दिस पीरियड he may draw his train ahead, he may draw his train ahead cautiously up to the level crossing, तो level crossing तक cautiously वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे वही कहा है, name a signal which can be passed cautiously without any form at on position, तो ये उसका आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल इज, ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या है, प्रोसीड। द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑटोमेटिक सिग्नल इज प्रोसीड। प्रोसीड के लिए हमारे रेलवे में कौन सा कलर यूज होता है, ग्रीन कलर यूज होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ पार्शियल अनलोडिंग ऑफ वन लेयर ऑफ ईयूआर रेक एंड, क्या हुआ, पार्शियल अनलोडिंग हुआ है, ठीक है, पूरा लोड नहीं हुआ, पार्शियल अनलोडिंग ऑफ वन लेयर ऑफ ईयूआर रेक, यानी कि एक लेयर है वो भी पार्शियली, आधा लोड हुआ एक तरफ से नहीं, तो अब पार्शियली अनलोड हुआ। एंड इफ रेक इज टेकन टू स्टेशन फ्रॉम ब्लॉक सेक्शन, द स्पीड शैल नॉट बी मोर देन, अगर पार्शियल अनलोडिंग हुआ है तो रेक को लेके जाने की गति क्या होगी, ये सवाल है। तो इसके अंदर ऑप्शन 5, 10, 15, 20 दिया है। मैंने आपको यहाँ पे एक रेफरेंस जो दिया हुआ है, ये यहाँ से रेलवे बोर्ड का एक ऑफिस मेमोरेंडम सेफ्टी का है, तो वो यहाँ पे एक केस स्टडी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उधर से मैं आपको दे रहा हूँ, इसका रेफरेंस हम आप वहां से लेंगे। रिकमेंडेशन नंबर 9.1.4 क्या कहता है ये 9.1.4, इन केस ऑफ पार्शियल अनलोडिंग ऑफ 10 और 20 रेल पैनल्स फ्रॉम अ लेयर, इफ रेक हैज टू मूव विद बल्क हेड flap door in open condition without rail stopper, maximum permissible speed of EUR should be restricted to 15 kmph। यहाँ पे वो क्लियरली लिखा हुआ है कि 15 kmph की स्पीड पर लेके जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, when the flange contact and tread contact of wheel lies in one line, then it is known as, एक्चुअली ये डिरेलमेंट से रिलेटेड जो है टॉपिक है, जहाँ पे जो हमारी जो ट्रेन जो होती है उसकी जो व्हील होती है, जब हमारे रेल के ऊपर माउंट करती है, तो आमतौर पे जब गाड़ी चलती है तो हमारा जो है ट्रेड जो है कांटेक्ट में होता है, फ्लैंज खाली जो है हमारे गेज फेस को टच होता है। इन दैट केस ट्रेड कांटेक्ट और फ्लैंज कांटेक्ट दोनों एक ही लाइन में होता है। लेकिन यही अगर हमारा जो है व्हील थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, जब वो माउंट होने लगेगा, तो क्या होता है, ट्रेड कांटेक्ट और फ्लैंज कांटेक्ट, इनके बीच में थोड़ा सा जो है दोनों की सेंटर लाइन बदल जाती है, कुछ एक्सेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसी को पॉजिटिव एंगुलरिटी एंड नेगेटिव एंगुलरिटी, अलग अलग दो एस्पेक्ट है, वो उस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारे क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे बात हो रही है व्हेन फ्लैंज कांटेक्ट एंड ट्रेड कांटेक्ट, यानी कि फ्लैंज कांटेक्ट यानी कि जो व्हील का जो फ्लैंज है उसका सेंटर लाइन, और ट्रेड का कांटेक्ट जो ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होता है ना व्हील का, अगर मैं यहाँ पे इसका सेक्शन बनाऊं व्हील का, तो इस तरीके से होता है। इसके अंदर ये जो हिस्सा है इसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं और ये हिस्से को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। ये ट्रेड पोर्शन एंड दिस इज फ्लैंज पोर्शन। तो जब दोनों का सेंटर लाइन मैच होता है, lies in one line, then it is known as, ये यहाँ पे हमको पूछ रहा है, तो उसके यहाँ पे क्या लिखा है, या आप डायग्राम देख के समझ सकते हैं। जब ट्रेड कांटेक्ट फ्लैंज कांटेक्ट एक लाइन में है तो हम उसको बोलते हैं जीरो एंगुलरिटी, जीरो एंगुलरिटी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, ARME स्टैंड्स फॉर, दोस्तों ये एब्रीविएशन है, ज्यादा मैं इसमें रेफरेंस लिया नहीं, आप सभी जानते हैं। एक होती है ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और दूसरा होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये जो है ARME का आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, जिसके अंदर पूरा फर्स्ट एड से लेके हॉस्पिटलाइजेशन से लेके हर सारी चीजें अरेंजमेंट ऑलरेडी
पहले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लॉस ऑफ केम्बर इन स्टील गर्डर में बी एट्रीब्यूटेड ड्यू टू, जो हमारी स्टील गर्डर होती है उसके अंदर जो है सर्विस में रहते रहते क्या होता है, उसका केम्बर लॉस होता है। केम्बर लॉस होना इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है ब्रिज जो है, इसका जो केम्बर जो दिया रहता है धीरे 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 क्या होता है, इट स्टार्ट्स सैगिंग। यहाँ मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतना ज्यादा तो नहीं रहता है, बट वो केम्बर धीरे धीरे लॉस होता है। तो क्या रीजन हो सकते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मेंबर्स बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ जॉइंट, लूज रिवेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको मिलेगा इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में, IRBM 1998 मैंने यहाँ पे लिया है, उसका पैरा 212 का पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये बात करता है उसी चीज के बारे में। लॉस ऑफ केम्बर इन स्टील गर्डर्स, क्या है रीजन, पहला ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ मेंबर्स ऑन बियॉन्ड द इलास्टिक स्टेज, पॉइंट ए मैच कर रहा है। दूसरा ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ जॉइंट रिवेट्स, ये भी मैच कर रहा है। तीसरा कह रहा है लूज रिवेट्स, ये भी मैच कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों रीजन सही, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, फंक्शंस ऑफ बियरिंग, बियरिंग का क्या काम है, जो ब्रिज में बियरिंग होती है हमारे पियर और गर्डर के बीच में जो हम बियरिंग प्रोवाइड करते हैं उसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर IRBM 1998 पैरा 222 का पॉइंट नंबर 1 बियरिंग को डिफाइन कर रहा है। द टाइप्स ऑफ बियरिंग, द बियरिंग ट्रांसफर्स द फोर्सेस कमिंग फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रक्चर, क्या है सुपरस्ट्रक्चर से सबस्ट्रक्चर में फ्लो ट्रांसफर करता है। तो पॉइंट ए हमारा मैच कर रहा है, सही है। दूसरा, इट ऑल्सो अलाउज मूवमेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर ड्यू टू टेम्परेचर, इट ऑल्सो अलाउज फॉर नेसेसरी मूवमेंट इन सुपरस्ट्रक्चर विच आर कॉज्ड बाय टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि सुपरस्ट्रक्चर में कोई मूवमेंट होना है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, उसको भी वो अलाउड, यानी कि रोटेशनल मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, लीनियर मूवमेंट की बात हो रही है कि नहीं। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द ऑयल इन ऑयल बाथ बियरिंग, ऑयल बाथ बियरिंग अगर होगी तो मस्ट बी चेंज कंप्लीटली वंस इन सो एंड सो। तो IRBM 1998 पैरा 222 का पॉइंट नंबर 1 का F, जो कि करेक्शन स्लिप ACS 32 द्वारा 12 मार्च 2015 को आया था, उसके बारे में क्या है, इन द केस ऑफ रोलर बेयरिंग विद ऑयल बाथ डस्ट कवर शुड इनवेरिएबली बी प्रोवाइडेड टू कीप द ऑयल फ्री फ्रॉम डर्ट, wherever oil bath bearings are provided, inspection of the bearings after removal of the casing to the extent necessary should be carried out at least once in 5 years। यहाँ पे बात हो रही है inspection of bearing 5 साल में एक बार, checking of oil level, draining out as necessary to detect and remove any water collected at the bottom and replenishing the oil should be done annually। यानी कि ऑयल लेवल को चेक करना और उसके अंदर पानी वगैरह मिक्स तो नहीं हो गया है, वो सब का काम करना, अगर ऑयल कम हो गया है तो उसको रिप्लेस करना, ये काम तो एनुअली करना है। लेकिन the oil in oil bath bearing must be changed completely। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी की बात है, यहाँ पे जो बात हो रही है चेकिंग ऑफ ऑयल लेवल, ड्रेनिंग आउट नेसेसरी, अगर कहीं पानी आ गया है उसके अंदर, रिमूव एनी वाटर, पानी अगर बेयरिंग के अंदर आ गया वो उसको बदली करना है, या ऑयल कम पड़ गया है यानी टॉपअप की बात हो रही, रिप्लेनिश, ये तो एनुअली करना है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल क्या है, कंप्लीटली। देखिए आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, ऑयल शुड बी चेंज कंप्लीटली, तो उसके लिए कह रहे हैं द ऑयल इन ऑयल बाथ बियरिंग मस्ट बी चेंज कंप्लीटली वंस इन 5 years। कब बदली करेंगे, 5 साल में एक बार हम इसको बदली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी ब्रिज, if in any bridge one or more components do not exist, यानी कि ब्रिज के किसी एक ब्रिज के अंदर एक या उससे ज्यादा कंपोनेंट जो उसके अंदर उसका जो पार्ट है एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मतलब नहीं दिख रहे, विजिबल नहीं है, द CRN फॉर सच कंपोनेंट शैल बी, CRN जो नंबरिंग सिस्टम है उसके बारे में बात है, वो क्या होगा। तो ये जो है आपको IRBM का पैरा 11036 का ई में मिलेगा। इफ इन एनी ब्रिज one or more components do not exist, the CRN for such component shall be shown as 6। तो यहाँ पे ऑप्शन बी would be the correct answer। Question number 47, all the bridge components having CRN as 0 should be inspected by, हर ब्रिज कंपोनेंट
जिसका CRN 0 है शुड बी इंस्पेक्टेड बाय डैश एट द अर्लीस्ट। तो ये IRBM में आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको 11037C में मिलेगा। 1103 जो बात करता है इंस्पेक्शन बाय असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें मिल रहा है। तो ऑल द ब्रिज कंपोनेंट विच हैव कंडीशन रेटिंग नंबर यानी CRN एज 0 शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द असिस्टेंट इंजीनियर एट द अर्लीस्ट। तो सवाल हमारा यही है। तो ऑप्शन सी असिस्टेंट इंजीनियर एट द अर्लीस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, सॉइल नेल्स यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ कटिंग स्लोप्स आर। दोस्तों ये सॉइल नेल के ऊपर मैं बाद में अलग से एक एक्सक्लूसिव जो है एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए मुझे डायरेक्टली कहीं से तो मिला नहीं, लेकिन RDSO वेबसाइट से हमको जो है एक रिपोर्ट मिली RDSO की वेबसाइट पे, जो IIT कानपुर ने RDSO को सबमिट की थी सॉइल नेल्स के बारे में। उसमें से मैंने ये पॉइंट लिया है, नेलिंग एंड सॉइल नेलिंग, नेल्स एंड सॉइल नेलिंग। Soil nailing is a technique in which soil slopes, excavation or retaining walls are passively reinforced by the insertion of relatively slender element, normally steel reinforcing bars. Such structural element which provide load transfer to the ground in excavation reinforcement application is called nail. Soil nails are usually installed at an inclination of 10 to 20 degree with horizontal and are primarily subjected to tensile stresses. तो ये इसका आंसर क्या है? टेंशन, दे आर टेंशन। प्री टेंशन पोस्ट टेंशन की बात नहीं, वो अलग अलग टेक्निक है। बेसिकली सॉइल नेल्स आर टेंशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 49, ट्रॉली रेफ्यूज। फिर आ गए हम IRPW में। ट्रॉली रेफ्यूज शुड बी प्रोवाइडेड इन कटिंग। अब यहाँ पे भी गौर से पढ़ना है। पहले बात हो रही है ट्रॉली रेफ्यूज की, किधर पे बात हो रही है? कटिंग में बात हो रही है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया जो है, वो बात करता है हमारे सॉइल इसकी कटिंग की बात करता है। दूसरी बात वो करता है कटिंग में भी कौन सी जगह? कर्व। तो मैक्सिमम डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है, कितने दूर मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये पैरा 646 IRPWM का है। इसके अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज। मैक्सिमम डिस्टेंस की बात है, शुड नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर है, तो इन जनरल है। लेकिन हमारा केस क्या है? कटिंग की बात हो रही है, दैट टू ऑन कर्व। तो स्ट्रेट के लिए 200 मीटर्स है, बट कर्व के लिए 100 मीटर। तो ऑप्शन बी would be the correct answer. दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ एज पर IRWM यानी इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल के हिसाब से मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम हाइट की बात हो रही है। तो IRWM के पैरा 246 का 9A में हमको ये मिल जाता है। इसके अंदर मेंशन है 203 जो है, उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे जनरल डिजाइन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देखें मिनिमम हाइट सीधे लेता है, द प्लिंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग शुड बी केयरफुली फिक्स बेस्ड ऑन द प्लिंथ लेवल ऑफ जनरल ड्रेनेज। ये सारी चीजें शॉर्टकट में आते हैं। मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ शैल नॉट बी लेस देन, मिनिमम की बात हो रहा है, नॉट लेस देन 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे हमारा mm में, तो ये आ जाएगा आपका 450 mm। तो 450 mm, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप जो है बहुत ही मोटिवेट करते हैं मेरे वीडियोस को देख के। आप इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए, सो दैट मैं जो है और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, और इस तरीके से हम जो है मिलजुल के जो है हायर वीडियोस की जो है तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।